तो देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका में जिस तरीके से कोरोना के मामले साउथ अमेरिका में एकाएक बढ़े हैं। 1,84,000 मामले रोजाना आ रहे हैं। क्या ये तीसरी लहर का संकेत है? लेकिन जानकारों का इस पर मिलीजुली राय है। उनका कहना है सावधानी और सतर्कता बरसे, लेकिन तीसरी लहर शेर आया जैसी कहानी मत सुनाएं। हम भी यही कहते हैं। सीधे चलते हैं अपने पैनल के पास। मेरे साथ चारू प्रज्ञा जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ एनके सिंह साहब जुड़े हुए हैं, मेरे साथ कांग्रेस से आलोक शर्मा हैं, मेरे साथ डॉक्टर सुनील, माफ कीजिएगा आप नहीं है, डॉक्टर राहुल भार्गव हैं, डायरेक्टर और हेड हैं फोर्टिस के, डॉक्टर धीरज कौल है, सीनियर फिजिशियन है, न्यूयॉर्क से जुड़े हुए हैं, चारू प्रज्ञा बीजेपी की है, मैंने बताया आपको। और सबसे पहले चलता हूं अपने दर्शक अभिजीत कुमार के पास, दिल्ली। अभिजीत, क्या कहेंगे? क्या आप सावधानियां बरत रहे हैं? जी, सावधानियां तो हम बरत रहे हैं, लेकिन हम आमजन जो है वो सावधानियां नहीं बरत रहे हैं। जबकि पहली और दूसरी, पहला तो नहीं किसी को जानकारी था कि कैसा होगा क्या होगा, लेकिन दूसरे वेव से तो हम सारे लोग परिचित हैं। लेकिन उसके बाद भी हम आमजन, आज मॉल खुला है लेकिन बहुत सारे लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, डिस्टेंस जो सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए वो नहीं पालन कर रहे हैं। सरकार ठीक है, सरकार की तरह से बहुत सारा ऐड दिया गया, सारा कुछ किया गया, लेकिन आज के समय में थर्ड वेव हम जान रहे हैं, सारे विदेश में सारे जगह आ रहा है, तब पर भी हम सतर्क नहीं। ये हमारी सबसे बड़ी खामियां है जो शायद ठीक है, थर्ड वेव हो। बड़ी बात आपने कही और मैं आपकी बात से इंटायरली एग्री करता हूं कि हमें सावधानी बरतनी नहीं छोड़नी चाहिए। सीधे चलता हूं सबसे पहले धीरज कौल के पास, फिर राहुल भार्गव के पास। धीरज कौल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे बताइए, वेस्टर्न मीडिया ने जिस तरह से दूसरी लहर में भारत को पेंट किया, और जब अमेरिका की उन्हीं खबरों पर अब बिल्कुल गुपचुप बरती जा रही है, कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, कोई कुछ कह नहीं रहा, आप कैसे देखते हैं इसको? डेफिनेटली ये तो मैं इसमें कोई संकोच के बगैर बोलूंगा, वेस्टर्न मीडिया डेवलपिंग नेशंस की तरफ एक डेफिनेटली एक बायस रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमको सब पता है। लेकिन जैसे डॉक्टर भार्गव भी पहले रेस कर रहे थे, एक बहुत थिन लाइन होती है पैनिक और अवेयरनेस के अंदर। भारत के अंदर बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, लेवल ऑफ एजुकेशन कम है, और हमारा यूथ जो 65% है, सॉरी 35 से कम 60% लोग हैं, ज्यादातर यूथ लैक केयरलेसनेस एग्जिबिट करते हैं, और वो खुद भी बीमार होते हैं और दूसरों को भी देते हैं। तो मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अवेयरनेस स्प्रेड करने में, जो मुझे लगता है उन्होंने बखूबी किया। लेकिन कहीं जगह बिल्कुल सही पॉइंट आउट डॉक्टर भार्गव कर रहे थे, और भी लोग, पैनिक की तरफ ज्यादा बढ़ाया गया, जिससे डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड्स और ये सब बढ़ता है। तो हमें कहीं ना कहीं कोरोना के साथ जीना सीखना है, ये की वर्ड है। हमें इकोनॉमी भी खोलनी है, नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर को, लेबर को काम भी चाहिए, उनको खाना है। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हुए हम कैसे सोसाइटी को खोलें, दैट इज द होली ग्रेल। वही वहां पे इंटेलेक्ट लगता है, वहां पे डॉक्टर भार्गव जैसे अच्छे, और मैं पब्लिक हेल्थ में बोलता हूं, मेडिकल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में हूं, तो हम लोग यहाँ से एक थिंक टैंक पूल इंडिया में भी बहुत बड़ा है, और वो डेफिनेटली रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। और इंडिया का जो हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं सिविल सर्वेंट्स की जगह मुझे लगता है प्रोफेशनल एमपीएच, एमबीए इन हेल्थ केयर टाइप के लोगों को थोड़ा ज्यादा उसमें इन्वॉल्व करके, जो ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, जो मरीजों को देखते हैं। और मोदी सरकार मुझे लग रहा है इसमें काम कर रही है, और भी सरकारों ने किया होगा। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, हमें इसके साथ जीना है। आप दुकान बंद करके, रोजगार बंद करके घर बैठ के छूट नहीं सकते, पर अवेयरनेस होना चाहिए। क्या वेरिएंट आ रहा है, उससे कैसे बचें पॉजिटिवली, और अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, अच्छा आहार खाएं, वैक्सीनेशन करें, और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ ही बाहर जाएं, वरना खुद भी बीमार होंगे और सोसाइटी को बीमार करेंगे, और हेल्थ केयर सिस्टम क्रैश हो जाएगा। ठीक है, थर्ड राहुल भार्गव जी है, इसमें कोई राहुल भार्गव जी, दूसरी लहर के दौरान जो तस्वीरें हमको टेलीविजन में देखने को मिली, सोशल मीडिया में देखने को मिली, धीरज कौल ने कहा कि वेस्टर्न मीडिया का हमेशा एक बायस्ड तरीका जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को देखने को रहा है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं, और क्या आप उन तस्वीरों को उचित मानते थे एज ए डॉक्टर? दीपक जी बिल्कुल सही है। जिस प्रकार की वेव और जिस प्रकार का सैलाब अप्रैल और मई में आया, उसके हम कारणों में ना जाए तो कोई भी देश होता है विश्व में तो वो ढह जाता। जिस प्रकार से हमने अपने आप को समेटा है और 7 मई के बाद आगे बढ़े हैं, वो एक कमेंडेबल बात है। और धीरज जी पिछले 16 महीने से हर चैनल पे पॉजिटिव तरीके से देश को गाइड करते आए हैं, जो अमेरिका में पॉजिटिव चीजें हुई हैं वो बताते आए हैं। और हर तबके ने, दीपक जी, हर तबके ने, वो मीडिया हो, भले मीडिया ने एक लेवल तक लोगों को अवेयर कराया, शायद उसी की वजह से जितने लोग आज मास्क पहन रहे हैं वो पुराना दर्द पहन के समझ के मास्क पहन रहे हैं। अब जरूरत है मीडिया को सही करेक्ट डायरेक्शन में देश को दोबारा से धकेलने की, जिसमें साइंटिफिक डेटा होना जरूरी है,
जीनोमिक टेस्टिंग का सुदृढ़ करना और समय सीमित में आके 10 दिन के अंदर में डेटा लाना जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ आंकड़ों को छोड़ के हमको कितनी डेथ हुई, वैक्सीनेटेड कौन से थे, अनवैक्सीनेटेड कौन से थे, और वो वैक्सीनेटेड थे वो कौन सा तबका था जिसमें मृत्यु हुई, इस पे रिसर्च करके मैं ठोक के कहता हूं अगर हम साइंटिफिक तरीके से चलेंगे, ये पॉजिटिव डिबेट करेंगे, सब लोग मिलकर दिमाग लगाएंगे तो 0 डेथ पे भी आ जाएंगे। वो भी लक्ष्य खत्म नहीं हुआ। यही ह्यूमन माइंड की कैपेबिलिटी है और क्रिएटिविटी है कि वो नई चीजों को टैलेंटेड तरीके से, सुदृढ़ तरीके से, चैलेंजिंग तरीके से फेस करता है और राइज करता है। तो दीपक जी, अब जरूरत है साइंटिफिक तथ्य, 2 टीका, टीके के बाद किसको बूस्टर की जरूरत, साइंटिफिक तरीके से कौन से क्षेत्र में कौन सा वेरिएंट है, कैसे उसकी आवाजाही पे रोका जाएगा, किस प्रकार से डेल्टा वेरिएंट या न्यू वेरिएंट उनको आने से देश में बचाया जाएगा, किस प्रकार से लोगों को जागरूक रखा जाएगा, और पॉजिटिव रहते रहते इकोनॉमी को खोलना, स्कूलों को खोलना और नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना, अग्रसर होना जरूरी है। आंकड़ों की लड़ाई से बाहर निकल के हमें यह तथ्य पे आना है कितने लोग अस्पताल में हुए, कितने लोगों की मृत्यु हुई, तभी दीपक जी देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। ठीक है, मैं सीधे यहाँ से चलता हूँ आलोक शर्मा जी के पास। आलोक शर्मा जी, खुद धीरज कौल मानते हैं कि वेस्टर्न मीडिया का बायस रुख रहा है भारत के प्रति, खासतौर पे दूसरी लहर में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप भी ये मानते हैं और आपको नहीं लगता है कि उस टाइम पर अति हो गई थी थोड़ी वेस्टर्न मीडिया के द्वारा सरकार की आलोचना में, भारत सरकार की, और कांग्रेस ने उस पर कांग्रेस ने उसका काफी हो हल्ला मचाया था। देखिए इसके बारे में आप में क्या छप रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या छप रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट में क्या छप रहा है। देखिए, मुझे लगता है दीपक जी, केवल वेस्टर्न मीडिया हम ऊपर टीकरा फोड़े नहीं, क्या इंडिया टुडे की मैगजीन ने फ्रंट पेज पर नहीं लिखा था सरकार गायब, क्या तमाम तरह के अखबारों में रोज फोटो नहीं छपते थे कि शमशान के बाहर कैसे वहां पर पूरी लंबी लाइन लगी, क्या पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने संगम के ऊपर इलाहाबाद में लोगों को अंतिम क्रिया नहीं हो पाई वो नहीं दिखाया था। आज वेस्टर्न मीडिया का हम क्यों आज उसके ऊपर ठीकरा फोड़ दें कि साहब उसने दिखाया था। हमारे यहाँ कमियां रही हैं, हमें स्वीकार करना चाहिए कि कमियां रही हैं हमारे यहाँ। अगर 16% बीजेपी के भी आंकड़े मान ले वैक्सीनेशन हुआ है 9 महीने के अंदर, तो ये बहुत धीमी रफ्तार है। 16% में से 4% लोग वापस दोबारा इम्यूनिटी अपनी लूज कर रहे हैं। टेस्टिंग हमारे यहाँ पर कम हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। स्कूल और कॉलेजों में जल्दबाजी की जा रही है अभी भी उनको खोलने के लिए। पीएम केयर्स फंड में जीएसटी का जो हिस्सा राज्यों का है 35,000 करोड़, पेट्रोल डीजल की लूट का हिसाब, कहीं पर हमें कोई व्हाइट पेपर नजर नहीं आ रहा है। सरकार नमस्ते तालिबान करने पे लगी हुई है। आज हम कहना चाहते हैं बेरोजगारी, हजारों डेथ, महंगाई, बढ़ते सुसाइड रेट, बढ़ता स्कूलों का ड्रॉप आउट रेट, इसके बीच में पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से तमाम चीजें जो है वो तमाम समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। और मैं नेपाल से पूरी तरह से हाथ जोड़ के, मैं रिपीट कर रहा हूं दीपक जी, नेपाल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो साइंटिफिक डाटा दे हिंदुस्तान के बारे में और तमाम जो आंकड़े हैं वो रिलीज करे नेपाल सरकार। क्योंकि हमारी सरकार पहले तो वेस्ट बंगाल और बिहार चुनाव में थी और अब पूरी की पूरी सरकार जो है उत्तर प्रदेश चुनाव में लग गई। रोज हम फोटो देख रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मिले, आज गृह मंत्री मिले। तो नेपाल सरकार को चाहिए कि वो भारत के बारे में कुछ साइंटिफिक डाटा वगैरह रिलीज करे जिससे हम कुछ काम कर सकें। इस सरकार भारत सरकार से आपको उम्मीद नहीं है, या आप व्यंग्य में बोल रहे हैं? आपको वाकई भारत सरकार से उम्मीद खत्म हो गई है? मुझे लग रहा है व्यंग्य भी है, कटाक्ष भी है और भारत सरकार को उजागर करने का भी काम है। ठीक है, चारू प्रज्ञा जी क्या कहेंगे? चारू प्रज्ञा जी वो कह रहे हैं कि नेपाल सरकार को कुछ करना चाहिए, भारत सरकार तो कुछ करती नहीं है, मोदी सरकार कुछ करती नहीं है, ये कहना है आलोक शर्मा जी। दीपक जी 75 साल की आजादी के बाद डेमोक्रेसी बहुत वाइब्रेंट है, उसे विदेशी मीडिया की बैसाखी नहीं चाहिए। ठीक है राहुल जी आपने अच्छी बात कही कि डेमोक्रेसी बहुत वाइब्रेंट है, उसे विदेशी मीडिया की बैसाखी नहीं चाहिए। ये मेरे ख्याल से आलोक शर्मा जी को उनका जवाब था। चारू जी। दीपक जी देखिए, ऐसा है कि हमारे देश का ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि इस समय जिस तरीके का विपक्ष है वो कोई भी काम ऐसा नहीं करता जो कंस्ट्रक्टिव हो। क्या हम इनसे अगर डिस्कस करना चाहें, आप हमको कोई कंस्ट्रक्टिव मेथड बताइए, मीन्स बताइए, सरकार की मदद करिए, नहीं, ये काम बिल्कुल नहीं करते। ये पता है क्या काम करते हैं? जो हमारे दुश्मन देश होंगे ना, उनकी आवाज में आवाज मिलाकर इस तरीके की बातें यहाँ पर ये करते हैं जो बाहर जाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती हैं। हम इस समय दुनिया के फास्टेस्ट वैक्सीनेटिंग नेशंस में से एक हैं। हमने टारगेट सेट करा था इस महीने का
अक्टूबर का हमने एक टारगेट सेट करा था और हमने कहा था कि हम 60 लाख वैक्सीन लगाएंगे। सबने बोला नहीं लगा पाएगा भारत इतनी सारी वैक्सीन इतने कम समय में। हमने उस टारगेट को नहीं मीट किया, हमने उस टारगेट को बीट करके दिखाया और हमने उस टारगेट को बखूबी बीट करके दिखाया। आगे आने वाले समय में भी इस समय उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां पर मैक्सिमम वैक्सीनेशन चल रहा है। ऑलरेडी 7 करोड़ से ज्यादा डोजेस दे दी। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा चारों। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। चलते चलते मुझे अपने एक दर्शक नितिन जायसवाल के पास गोरखपुर चलना है, वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। नितिन, मुझे बताइए, क्या मानते हैं तीसरी लहर के बारे में? क्या हम पर्याप्त सावधानी बरत रहे हैं? नहीं सर, अभी सावधानी तो पब्लिक इतनी नहीं बरत रही है। सरकार के लेवल से केवल नहीं हो सकता, पब्लिक को भी अपना ध्यान देना पड़ेगा। और पब्लिक तो एकदम भूल चुकी है कि हाँ कोई कोरोना जैसी कोई चीज हुआ करती थी। तो अभी ये तो कहीं भी नहीं दिखता कि पब्लिक कहीं सावधान है और इसका खतरा है। और बार बार कई इंस्टीट्यूशंस, एम्स वगैरह बार बार इसको सचेत करते हैं लोगों को, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। लोग कहीं मास्क वगैरह ये सब चीजें, कोई भी सावधानी, भीड़ भाड़ हो रही है। पर्यटन की जगहों पे इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है जो कि नहीं होना चाहिए। अभी लोगों को इतनी क्या जल्दी है कि एक साल के अंदर ऐसा क्या हो जाएगा जिसके अंदर कि हम अगर नहीं बाहर घूमने गए, नहीं कुछ किए, तो ऐसा हमारी जिंदगी थोड़ी बदल जाएगी। ठीक है, यहीं रुकते हैं नितिन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का। चलते चलते देश की बहस के सवाल का जवाब, 85% लोग मानते हैं कोरोना के बढ़ते मामले तीसरी लहर की आशंका पैदा कर रहे हैं। आप सतर्क रहें, सचेत रहें, सावधान रहें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है। देश की बहस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी न्यूज नेशन पर दूसरी तरफ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।